नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, नागरिकता। जी नमस्कार। नागरिकता यानी सिटीजनशिप ये संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। हाँ, और ये विषय ऐसा है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। बिल्कुल, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पुलिस की भर्ती हो, एसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि सीटेट, यूपीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में भी। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका आधार है मानवी एजुकेशन के नोट्स, जिन्हें ओपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये खास तौर पर इन्हीं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। जी हाँ, उन्हीं नोट्स को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे। तो मकसद ये है कि हम समझें कि जब संविधान बना तब नागरिक कौन बना, कैसे बना और इस मामले में संसद को क्या ताकत मिली। और सोचिए वो समय कैसा था। देश आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो ये तय करना कि कौन इस नए देश का नागरिक है, ये कितना अहम और कितना मुश्किल रहा होगा। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से। ये क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 5 ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भारत का नागरिक कौन था। इसके 3 सीधे-सीधे आधार थे। अच्छा, क्या थे वो? पहला, या तो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, दूसरा, या उसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, ठीक है। और तीसरा, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। अच्छा, तो इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो तो वो नागरिक बन गया। जी बिल्कुल, ये एक तरह से शुरुआती नागरिकता तय करने का आधार था। लेकिन जैसा आपने कहा, बंटवारे ने हालात बहुत पेचीदा कर दिए थे। पाकिस्तान से बहुत लोग आए, भारत से गए भी। उसका क्या? हाँ, उसके लिए अनुच्छेद 6 और 7 हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। इसमें एक तारीख बहुत खास है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। इसका क्या महत्व है? दरअसल इस तारीख से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनके लिए नागरिक बनना ज्यादा आसान था, कुछ शर्तों के साथ अच्छा। आना पड़ता था, और उसके लिए जरूरी था कि वो अर्जी देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। और जैसा मानवीय एजुकेशन के नोट्स में भी जिक्र है, ये प्रावधान बनाते वक्त उन हिंदू शरणार्थियों का खास ध्यान रखा गया था जो बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से भारत आए थे। समझ गई। और अनुच्छेद 7 वो किन के लिए था? अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। मतलब जो यहाँ से गए। हाँ, जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। हालांकि इसमें एक पेच था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बाद में भारत सरकार से परमिट लेकर, इजाजत लेकर वापस लौटता है पुनर्वास के लिए, तो उसकी स्थिति अलग हो सकती थी। तो ये दोनों अनुच्छेद 6 और 7 खास तौर पर बंटवारे से जुड़ी स्थितियों के लिए थे? जी हाँ, बिल्कुल। ये उस असाधारण स्थिति को एड्रेस करते थे। ठीक है, पर बहुत से भारतीय मूल के लोग तो उस समय भी भारत या पाकिस्तान से बाहर दूसरे देशों में रह रहे थे। उनका क्या हुआ? इनके लिए है अनुच्छेद 8। ओके। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद या उसके माता पिता में से कोई या दादा दादी नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, अच्छा। पर वो खुद किसी दूसरे देश में मामूली तौर पर रह रहा है, हाँ। तो वो उस देश में भारत के डिप्लोमेटिक मिशन दूतावास वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। अच्छा, तो विदेश में रहने वालों के लिए भी प्रावधान था? जी, और इसी से जुड़ा है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 9, जो बहुत साफ करता है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी, यानी सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म मान ली जाएगी। ओके। आप एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। ये बहुत स्पष्ट नियम है। तो मान लीजिए कोई इन नियमों के तहत नागरिक बन गया, तो उसकी नागरिकता पक्की रहेगी। हाँ, अनुच्छेद 10 यही कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन ये नागरिकता संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। मतलब संसद चाहे तो भविष्य में नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। और यहीं पर अनुच्छेद 11 आता है। एकदम सही। अनुच्छेद 11 संसद को ये पूरी शक्ति देता है कि वो नागरिकता हासिल करने यानी एक्विजिशन और नागरिकता खत्म करने यानी टर्मिनेशन के बारे में और नागरिकता से जुड़े किसी भी और मामले पर कानून बना सकती है। अच्छा, तो संविधान ने तो शुरुआती नियम बताए, लेकिन आगे के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया। बिल्कुल।
और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने फिर 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें बाद में कई बार संशोधन भी हुए हैं। तो अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें, जैसा कि मानवी एजुकेशन और ओपी सर के नोट्स जोर देते हैं, तो कुछ खास बातें याद रखनी है। जी जरूर। नागरिकता है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 बताता है शुरुआत में कौन नागरिक था। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों के लिए। हाँ। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 11 जो संसद को शक्ति देता है। बिल्कुल सही, ये मुख्य बिंदु हैं। संक्षेप में कहें तो संविधान ने शुरुआती आधार दिया, अनुच्छेद 5, बंटवारे की मुश्किलों को संभाला, अनुच्छेद 6-7, बाहर बसे भारतीयों का ख्याल रखा, अनुच्छेद 8, एकल नागरिकता पक्की की, अनुच्छेद 9, और भविष्य के लिए संसद को अधिकार दिया, अनुच्छेद 10-11। ये जानकारी जो मानवीय एजुकेशन और ओपी सर के गाइडेंस पर आधारित है, सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है हर किसी को अपनी नागरिकता की जड़ें समझने के लिए जाननी चाहिए। निश्चित रूप से यह हमारे देश के संवैधानिक ताने बाने का एक बुनियादी हिस्सा है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का बहुत बड़ा अधिकार दिया और उसी के आधार पे 1955 का कानून और उसके संशोधन बने। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो मूल संवैधानिक सिद्धांत थे और जो बाद में कानून बने या बदल रहे हैं, इनके बीच के संतुलन को आज के समय में, खासकर नागरिकता पर जो बहसें चलती हैं, उनके संदर्भ में कैसे देखना चाहिए, इस पर विचार किया जा सकता है।